साथियों नमस्ते। तो आज हम चैप्टर 4 सरल समीकरण के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे और कक्षा 7 का जो संपूर्ण सिलेबस है उसकी वीडियोज मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियोज जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है राशियाँ। तो देखो ये गणित के अंदर राशियाँ क्या होती है, क्योंकि अगर राशियों को हम नहीं समझेंगे तो हमें समीकरण भी समझ में नहीं आएगा। तो देखो गणित के अंदर राशियां दो प्रकार की होती है, एक होती है चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। अब चर राशि क्या होती है, तो देखो वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है चर राशियां कहलाती है। यानी उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनका कोई मान निश्चित नहीं होता। ठीक है, जैसे इनको हम कैसे लिखेंगे, तो इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं, जैसे x, y, z, a, t, है ना, n। तो इस प्रकार से जो है हम चर राशियों को लिखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें ये परिभाषा जो है वो समझ में नहीं आई। तो देखो इसको, आपका जो ये डाउट है ना, इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना। जैसे मान लो अगर मैं सम संख्या की बात करूं, किसकी बात करूं, सम संख्या की। ठीक है, तो आपको अगर मैं पूछूं कि भाई सम संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे सर 2, 4, 6, 8, है ना, 10, ये सभी हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। अब अगर मैं कहूं कि 2 को अगर मुझे लिखना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 1 बराबर 2, लिख सकता हूं ना। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 बराबर 4। इसी प्रकार अगर मुझे 6 को लिखना है तो 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 बराबर 6। 8 को कैसे लिखता हूँ, 2 गुणा 4 बराबर 8। फिर 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 बराबर 10। तो आप एक बात नोट करना है यहाँ पर, जैसे आपने क्या करा, 2 का 1 से गुणा करा तो 2 मिला, फिर 2 का 2 से गुणा तो 4 मिला, 2 का 3 से गुणा करा तो 6 मिला, 2 का 4 से गुणा करा तो 8 मिला, 2 का 5 से गुणा करा तो 10 मिला। इसी प्रकार आप 2 का अगर n से गुणा करोगे तो आपको कुछ ना कुछ संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये n है ना, वही हमारा क्या है, चर है। वही हमारा क्या है, चर है। यानी इस n की जगह मैं कोई भी मान ले सकता हूं। इस n की जगह मैं 1 ले सकता हूं, इस n की जगह 2 ले सकता हूं, इस n की जगह 3 भी ले सकता हूं। ठीक है, यानी ये जो n है इसका मान निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको मैं क्या कहूंगा, चर कहूंगा। बात समझ में आ गई। यानी वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं हो सकता, उनकी जगह हम कोई भी मान ले सकते हैं, उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। और अचर राशियां क्या होती है, वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, उन्हें हम अचर राशि कहते हैं। जैसे गणित के अंदर जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी है वो सब हमारी क्या है, वो सब हमारी अचर है। जैसे अगर मैं बात करूं 3, 3 क्या है, अचर है। 5 क्या है, अचर है। 2.2 क्या है, अचर है। 2/3 क्या है, अचर है। तो गणित के अंदर जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी है वो सभी हमारी क्या है, अचर है। तो राशियां आपको पता चल गई। राशियां दो प्रकार की होती है, एक चर होती है, एक अचर होती है। चर वे राशियां है जिनका मान निश्चित नहीं हो सकता, है ना, उसकी जगह हम कोई भी मान ले सकते हैं। और इनको हम लिखेंगे कैसे, x, y, z, सारे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर जो है उससे हम x चर को लिखेंगे। और अचर क्या है, जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी है ना, इन सबका मान क्या होता है, निश्चित होता है। 3 3 ही होगा, 3 कभी भी 4 नहीं हो सकता। तो इनका मान क्या है, निश्चित है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये राशियां वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया पूरा। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, समीकरण को समझने के लिए। तो अगला पॉइंट है हमारा व्यंजक। अब व्यंजक क्या होता है इसको ध्यान से समझना। तो देखो व्यंजक क्या होता है, जब चर या अचर या दोनों का गणितीय संक्रिया से युक्त होना व्यंजक कहलाता है। ठीक है, यानी कि या तो आप चर ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया एक चर x। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा व्यंजक कहलाएगा। फिर
इसके बाद या मैंने एक अचर ले लिया, जैसे मैंने यहाँ 5 ले लिया, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। यानी कि ये दोनों ही क्या है, व्यंजक है। या दोनों का गणितीय संक्रिया से युक्त होना व्यंजक कहलाता है। या फिर एक बार तो हम चर ले ले, एक बार हम अचर ले ले, और दोनों के बीच गणितीय संक्रिया, संक्रिया का मतलब होता है जोड़ का निशान, माइनस का निशान, गुणे का निशान या भाग का निशान। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं कोई गणितीय संक्रिया भी ले लूं तो भी ये हमारा क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। तो अभी हमारा क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। यानी ये अकेला है तो भी व्यंजक है, ये अकेला है तो भी व्यंजक है, और दोनों को लेकर हम गणितीय संक्रिया यानी जोड़ बाकी गुणा भाग का निशान लगा दें इन दोनों के बीच में, तो भी हमारा क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। और व्यंजक के अंदर हमें पद और गुणनखंड को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो मैंने एक व्यंजक ले लिया, जैसे मान लो मैंने एक व्यंजक लिया 2 गुणा वाई, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है, 2 गुणा वाई प्लस 5, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा व्यंजक हो गया। अब इस व्यंजक में पद कौन से है और गुणनखंड कौन से है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो देखो जब भी प्लस और माइनस का निशान आता है, देखो यहाँ पर प्लस का निशान आ गया, ठीक है, तो इस प्लस के इस साइड में जो यहाँ लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। यानी इस प्लस के इस साइड में ये हमारा क्या हो गया, एक पद हो गया, और इस प्लस के इस साइड में जो ये अचर है वो भी हमारा क्या हो गया, एक पद हो गया। ठीक है, तो इसमें कुल कितने पद है भाई, 2 पद है। इस व्यंजक के अंदर 2 पद है। अच्छा एक व्यंजक और लेता हूं मैं, 2x माइनस 3y प्लस 7, ये भी हमारा व्यंजक है। इसमें चर है, अचर है, और उसके साथ में गणितीय संक्रिया भी है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे। अच्छा इस व्यंजक में कितने पद है, तो देखो यहाँ माइनस का निशान है और यहाँ प्लस का निशान है, इसका मतलब ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद हो गया। यानी कि इस व्यंजक के अंदर 3 पद है। ठीक है, पद समझ में आ गया क्या होता है। अब गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड क्या होता है, तो जो गुणे या भाग में होते हैं उसको गुणनखंड बोलते हैं। जैसे इस पद के अंदर 2 और x गुणे में है, तो 2 गुणा x इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अगर मैं 3y की बात करूं तो इसके अंदर 3 गुणा y, ये इसके गुणनखंड हो गए। अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 को मैं 7 गुणा 1 लिख सकता हूं, तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो इसमें हमें पद और गुणनखंड की भी समझ होनी चाहिए। तो ये आ गया आपके व्यंजक का कॉन्सेप्ट। अब आपको जब राशियां समझ में आ गई, व्यंजक समझ में आ गया, तो अब आपको समीकरण समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि ये समीकरण क्या होता है। तो देखो समीकरण की परिभाषा क्या है, एक चर पर ऐसा प्रतिबंध जिसमें दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान बराबर होता है। यानी कि हमें कितने व्यंजक चाहिए, यहाँ 2 पक्ष चाहिए और दोनों पक्षों में व्यंजक चाहिए, और ये व्यंजक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो उसे, उस प्रतिबंध को हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। ठीक, और इसमें क्या होना चाहिए, चर होना जरूरी है। अगर चर नहीं होगा तो वो समीकरण नहीं बनेगी। यानी हमें 2 व्यंजक लेने, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक व्यंजक ले लिया x प्लस 3, और यहाँ पर दूसरी साइड में मैंने एक व्यंजक ले लिया 5, तो ये भी हमारा क्या है, व्यंजक है, ये भी हमारा क्या है, व्यंजक है। और दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी दोनों साइड में ये क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अब यहाँ पर मैंने एक व्यंजक ये लिया, दूसरा व्यंजक ये लिया, और दोनों व्यंजक आपस में क्या है, बराबर है। तो इसी को हम क्या कहेंगे भाई, समीकरण कहेंगे। यानी ऐसा जब भी आपको दिखाई दे तो उसी को हम समीकरण बोलते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, समीकरण में ये जो बराबर है, तो बराबर की जो ये वाली साइड है इसको हम बायां पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायां पक्ष बोलते हैं। और बराबर की जो इधर वाली साइड है इसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, दायां पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात करूँ तो इस बाएं पक्ष को हम LHS भी बोलते हैं, और दाएं पक्ष को हम RHS भी बोलते हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट राइट है ना। तो ये इंग्लिश में हो गया और ये हिंदी में हो गया। तो समीकरण क्या होते हैं, ऐसे 2 व्यंजक जो आपस में बराबर हो और उसमें कम से कम एक चर तो हो ही, तो उसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे।
ठीक है, समीकरण समझ में आ गया। समीकरण कब बनेगा? जब इनके बीच में क्या हो, बराबर का निशान हो, तभी वो समीकरण बनेंगे। अगर बराबर का निशान नहीं है तो वो क्या बनेंगे? व्यंजक बनेंगे। ठीक है, उसको हम बीजीय व्यंजक या व्यंजक कहेंगे। समझ गए ना? और जब बराबर का निशान आ जाएगा तो उसको हम क्या कह लेंगे? समीकरण कह लेंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि सर ये दोनों बराबर है, कब बराबर है? अगर इस x का मान x यहां पर मैं कितना ले लूं भाई? 2 ले लूं, तो 2 और 3 जुड़कर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी यहां x का मान जो 2 है वो इस समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। वो इस समीकरण में जो x का मान यहाँ पर जो हम निकालेंगे वो इसका क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। और अगर आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको लाइक करना भी बहुत जरूरी है। वीडियो को जल्दी से लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, है ना? अब हम अगला पॉइंट समझेंगे। अगला पॉइंट क्या है? समीकरण हेतु महत्वपूर्ण बिंदु। अब समीकरण के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी देख लेते हैं। तो समीकरण हेतु महत्व बिंदु में पहला महत्वपूर्ण बिंदु है समीकरण के दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान बराबर होना चाहिए। यानी जो अभी हमने पढ़ा है समीकरण के लिए, उसमें बराबर के निशान ये जो व्यंजक है और ये व्यंजक जो है दोनों पक्षों में बराबर होते हैं या होने चाहिए। फिर दूसरा बिंदु है चर का वह मान जिस पर समीकरण संतुष्ट होता है समीकरण का हल कहलाता है ना? यानी चर का वह मान, अभी हमने देखो एक उदाहरण लिया था। हमने क्या उदाहरण लिया था कि x + 3 = 5। ठीक है, अब यहां पर जो ये x है ना, इसका मान अगर मैं 1 लूं तो क्या ये समीकरण बराबर होगी क्या? देखो x की जगह मैं 1 ले लेता हूं और इसमें 3 जोड़ता हूं तो क्या मुझे 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1 और 3 जुड़कर तो 4 हो जाएगा। तो 4 और 5 बराबर कैसे होंगे? तो इसका मतलब x = 1, क्योंकि x का मान तो हम कुछ भी ले सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि भाई ये क्या चर राशि है, इसका मान निश्चित नहीं होता है, तो इसकी जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा, हमें वही लेना पड़ेगा जिस पर ये समीकरण क्या होगी? संतुष्ट होगी। संतुष्ट होने का मतलब है कि बराबर होगी। ठीक है, तो बताओ x का मान मैं क्या लूं? तो आप कहोगे सर x का मान यहाँ पर 2 ले लो। तो यहाँ आपको जब 2 रखना है, x की जगह मैं क्या बना लेता हूँ? कोष्टक। ठीक है, अब x की जगह यहाँ पर मैं कितना लूँ? 2 लूँ। तो 2 और 3 को जोड़ने पर 5 = 5 होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो x = 2 पर जो है ये समीकरण हमारी संतुष्ट हो रही है। तो x का जो ये मान आया है ना 2, वो इसका क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है किसी भी समीकरण के बाएं और दाएं पक्षों को परस्पर बदलने पर समीकरण नहीं बदलता है। ये भी अच्छा पॉइंट है। यानी कि कोई भी समीकरण ले लो, जैसे मैंने ले लिया t + 5 = 9। ये मैंने एक समीकरण बनाई जिसमें ये हमारा क्या है? चर है, ये अचर है और ये भी अचर है। अच्छा, ये कह रहा है कि दोनों पक्षों को, ये हमारा क्या है? LHS है, ये हमारा क्या है? RHS है। इसके 2 पक्ष हो गए। इनको अगर आपस में बदल दे, परस्पर बदल दे, यानी 9 को उठाकर इधर लेके आ जाऊं और t + 5 को उठाकर इधर लेके आ जाऊं, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों आपस में बराबर ही है। यानी दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को पूरा इधर उधर कर ले तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम समीकरण होगी। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद में देखो जो अगला पॉइंट है हमारा, वो है समीकरण हल करने की विधियां। तो देखो समीकरण को जो हम हल करते हैं उसको हल करने की 2 विधियां होती है। पहली विधि है समीकरण में चर का मान ज्ञात करने के लिए आप दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़कर या घटाकर या गुणा करके या भाग करके समीकरण को क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। और दूसरी है स्थानांतरण विधि। तो देखो ये जो दोनों ही पॉइंट है ना, ये हम जब हमारी ये प्रश्नावली की इससे संबंधित प्रश्न आएंगे ना, तब मैं आपको ये दोनों ही विधियां समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये सरल समीकरण का कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आया है तो ये वीडियो जो है आपको क्या करना है? लाइक करना है और अपने दोस्तों को क्या करना है? शेयर करना है।
ठीक है। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।